आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कुल 6 सावधानियां को ध्यान में रख के ही कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहिए। नहीं तो आपका पैसा भी चले जाएगा और प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कौन ये 6 सावधानियां हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कौन कौन सावधानियां हो सकता है, इस टॉपिक पर पहले भी मैं काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अभी अभी बदलते समय और बदलते कानून के हिसाब से कुछ पॉइंट है जो आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ पॉइंट आप पहले से भी जानता हो, ठीक है? कुछ पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जो वीडियो में पॉइंट बताया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी नया आप ले रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है, यानी कि डॉक्यूमेंट मतलब चेन देखना है। उसका डॉक्यूमेंट का जो है चेन वो देखना है। चेन का मतलब हुआ कि जो ओनर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो ओनर वो प्रॉपर्टी कैसे हासिल किया, इसी को चेन कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम पहले भी एक विस्तार से वीडियो बना चुके हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो हो सकता है ओनर आपको सिर्फ फोटोकॉपी दे के भेज दे कि ये फोटोकॉपी रहा, आप जो है मतलब इसी में देख लीजिए पूरा डाटा ज़मीन का क्या मतलब जो है पोजीशन है। तो ऐसे स्थिति में आप फोटोकॉपी तो लें ही, साथ ही साथ फोटोकॉपी जो मतलब किया गया है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उस फोटोकॉपी का मिलान करें। जैसे खाता संख्या क्या है, ओरिजिनल में क्या खाता है और उसका फोटो स्टेट में जो आपको मिला है उसमें क्या खाता संख्या है, खसरा संख्या क्या है, ओनर कौन-कौन है, ये टोटल चीज़ का मिलान करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है फोटोकॉपी कोई दूसरा प्रॉपर्टी का आपको दिखा दिया मतलब दे दिया जाए, या ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो कोई दूसरा प्रॉपर्टी का हो, तो ये सब मिलान करना बहुत आवश्यक है। हालाँकि कोई भी ओनर जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है आपको, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा, लेकिन आप फोटोकॉपी ज़रूर प्राप्त कर लें, ठीक है? साथ ही साथ जब फोटोकॉपी आप प्राप्त करें तो ओरिजिनल से मिलान करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी का कितना ओनर है, उसका क्या पोज़ीशन है, कितना वो प्रॉपर्टी है, ये सब के बारे में आपको जानकारी होता है। यदि मान लीजिए कोई ओनर ऐसा भी हो सकता है, यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे, तो आपके साथ ये धोखाधड़ी हो सकता है कि जो ओनर वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसी प्रॉपर्टी पर वो ओनर पहले से लोन लिया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लोन चल रहा हो और वही प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे तो काफ़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितना ज़मीन ले रहे हैं उसका एक बार नापी अमीन से ज़रूर करवा लें। क्योंकि हो सकता है आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, मान लीजिए उस पर यदि 50 डिसमिल ज़मीन है और आप 25 डिसमिल ही ज़मीन खरीद रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये हो सकता है कि 25 डिसमिल जो ज़मीन आप वहाँ खरीदेंगे, ओनर कहेगा कि प 50 डिसमिल ज़मीन है, इसमें से हम आपको 25 दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से 30 डिसमिल ज़मीन बेच दिया हो, वहाँ उपलब्ध ही ना हो 25 डिसमिल ज़मीन, 20 डिसमिल ज़मीन हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि डॉक्यूमेंट पे, कागज़ पे, डीड पे, केवाला पे जितना ज़मीन अंकित है, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ील्ड पे, प्लॉट पे उतना ही ज़मीन हो, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जितना आप ज़मीन ले रहे हैं, यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट पे 50 डिसमिल ज़मीन है और आप 50 डिसमिल ज़मीन ले रहे हैं, तो ऐसे भी स्थिति में आपको 50 डिसमिल जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, उसका आपको नापी करवा लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है यदि आप नापी कराने जाएँगे, डॉक्यूमेंट कर रहा है उसका केवाला जो है, वो कह रहा है कि 50 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन वहाँ वास्तव में 40 डिसमिल ही ज़मीन है, ठीक है? और आप रजिस्ट्री 50 डिसमिल ज़मीन का करवा लेते हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आपको ज़मीन का जो मेज़रमेंट होता है, वो करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टोकन मनी के बारे में। बहुत से जो खरीदार होता है, वो काफ़ी जल्दीबाज़ी करता है टोकन मनी देने के लिए, लेकिन ऐसा जल्दीबाज़ी उसको काफ़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए टोकन मनी देते समय जल्दीबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले ज़मीन का मेज़रमेंट करवा लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट देख लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है टोकन मनी देना चाहिए। और टोकन मनी कितना दिया जा रहा है, ये सब का उल्लेख एग्रीमेंट में होना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उसका यदि 2 ओनर है, तो आप जितना टोकन मनी दे रहे हैं, वो दोनों का अकाउंट में आपको बराबर-बराबर डिपॉज़िट करना है। मान लीजिए आप 1 लाख टोकन मनी दे रहे हैं और प्रॉपर्टी का 2 ओनर है, तो ऐसी स्थिति में 50-50 हज़ार रुपया दोनों ओनर के अकाउंट में आपको जमा करना चाहिए। नहीं तो बाद में एक ओनर से आप टोटल प्रॉपर्टी का बात कर लिए, लेकिन वास्तव में है वहाँ पे 2 ओनर, तो ऐसे स्थिति में जो एक ओनर है, वो आपको रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है। और यदि दोनों से एग्रीमेंट करवाएँगे, दोनों के अकाउंट में बराबर-बराबर पैसा जमा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कानून आपके पक्ष में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन-देन कर रहे हैं, तो हमेशा आपको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं,
तो ऐसे स्थिति में 20,000 रुपया से ज़्यादा कैश लेन देन नहीं होना चाहिए। यदि आप 20,000 रुपया से ज़्यादा का कैश लेन देन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये इलीगल हो जाएगा। या फिर आप चेक से करें, यदि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उसका यदि कीमत 50 लाख या इससे ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1% टीडीएस वहाँ पे काटना होता है। ये क्रेता का जिम्मेदारी होता है, यानी कि जो खरीद रहा है उसका ये जिम्मेदारी है कि 1% टीडीएस वहाँ पे काटा जाए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1% टीडीएस काट के, यदि वो प्रॉपर्टी का कीमत 50 लाख से ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में 1% टीडीएस कटना होता है। तो वो टीडीएस जो है आप सेलर के पैन नंबर के साथ, मतलब इनकम टैक्स में एक फॉर्म है 26 क्यूबी, वो आप फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि 50 लाख से ज़्यादा कीमत का कोई प्रॉपर्टी है और आप जो है कई किस्त में पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख आज दिए, 10 लाख कल दिए, ऐसे-ऐसे यदि किस्त बाय किस्त उसको दे रहे हैं, तो ऐसे भी स्थिति में आप जितना कैश दे, मतलब जितना आप अमाउंट उसको पे कर रहे हैं, उस अमाउंट का 1% आपको टीडीएस काट लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर्स आपको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेस्टी वाले दिन, हालाँकि जैसे मैंने आपको एग्रीमेंट के बारे में बताया कि टोकन मनी देने से पहले एग्रीमेंट बनाना चाहिए, तो एग्रीमेंट में सभी चीज़ का जो है मेंशन किया रहता है कि किस दिन रेस्टी होना है, कब होना है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए यदि आप टोटल पैसा दे दिए हैं, मतलब सेलर को, और एग्रीमेंट वाले दिन आप रजिस्ट्री ऑफिस पहुँच गए हैं और जो सेलर है वो रजिस्ट्री ऑफिस नहीं पहुँचता है, कोई किसी प्रकार का कोई बहानाबाज़ी करता है कि तबीयत खराब है या कहीं इमरजेंसी कोई हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो सेलर है उससे आप फ़ोन पे बात करके उससे रिटेन में ये बात ले लें कि नेक्स्ट जो है रजिस्ट्री किस तारीख को होगा। आप उसे रिटेन में, मतलब व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं या फिर बाय ईमेल भी मंगवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कानून आपके पक्ष में रहेगा और वो ज़्यादा दिन तक ये बहानाबाज़ी नहीं कर पाएगा। आखिरी पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी का कितना आपको पे करना है, उसका एक्चुअल क्या मतलब जो है उसका क्या प्राइस है, क्या उसका कीमत है और उसका रजिस्ट्री में कितना जो है खर्च होने वाला है, ये टोटल चीज़ का आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। और जब आपके पैकेट में ये टोटल पैसा हो, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाहिए। नहीं तो ऐसे में आपके पास ये समस्या हो सकता है कि आपने जो है एग्रीमेंट करवा लिया और एग्रीमेंट में आपने लिख दिया कि फलाने तारीख तक मैं टोटल जो है पैसा आपको पे कर दूँगा, ठीक है? और आप जो है कुछ व्यक्ति से बात कर लिए कि आप मतलब 5 लाख दीजिएगा, आप 10 लाख दीजिएगा। ऐसी स्थिति में यदि वो लोग आपको पैसा समय पे ना दें, आप एक निर्धारित डेट एग्रीमेंट में तय कर लिए हैं कि इस तारीख तक हम जो है टोटल पैसा दे देंगे। ऐसी स्थिति में आप खुद एग्रीमेंट भी करवा लिए और एग्रीमेंट का नियम को खुद आप ही तोड़ देंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद यदि टोटल कैश आपके पास हो, ऐसे ही स्थिति में एग्रीमेंट तैयार करवाना चाहिए। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण टिप्स ज़मीन खरीदते समय ध्यान में रखने वाला।